मेरा मानना यह है कि भले ही आप पैसे दो कम कमा लो, पर अपने माँ बाप को बुढ़ापे में मत जोड़ो। मतलब कितनी उम्मीद लगाई होगी इन माँ बापों ने। कुछ खाने नहीं होते तो उल्टे 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 उल्टे, उसका बाद 1000 मेरा शुगर बढ़ गया तो गोला बन गया था पेट में। 24 घंटा डॉक्टर है और नर्सें हैं, 24 घंटा मेडिकल फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आप जरा भी बीमार पड़ते हो तो यहाँ मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि इसका बयान नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीओस हेल्थ केयर दिल्ली में और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उन बुजुर्गों बेसहारों का एक ऐसा आश्रय है जिन्हें लोगों ने यूं ही छोड़ दिया है अकेले। आज हम अंदर जाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से यह संस्था उन बुजुर्ग बेसहारा लोगों के ढलती उम्र के साथ चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। चलिए, ये हमारे ओल्ड एज होम का शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर की खासियत ये है कि ये 40 साल पुराना शिव मंदिर है। 40 साल से शिवलिंग की पूजा हो रही है और यहाँ पर जो है शिवजी विराजमान, नंदी विराजमान, और ये पूरा का पूरा ये जो मंदिर है ये वही पुरानी, क्योंकि पहले ऐसे ही मंदिर होते थे, दरवाजे छोटे होते थे और इतनी शक्ति है यहाँ पर। ये पूरे कैंपस का जो पूरा हमारा ओल्ड एज होम है, यहाँ पर आप आएंगे तो बड़ी शांति और सुकून मिलता है। तो उसमें जो है कहीं न कहीं बाबा का आशीर्वाद चल रहा है, भोले बाबा का, और साथ में जो प्राकृतिक छटा है ये भी बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर दृश्य है। तो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग जो हैं सुबह आते हैं, वो जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। ये इनके बैठने का है, टाइल जो लगा हुआ है, सारे बुजुर्ग यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन होता है। कई बार महीने 2 महीने के अंदर रुद्राभिषेक जरूर होता है, यहाँ रुद्राभिषेक भी होता है और यहाँ सब लोग के बैठने का है। यहाँ चिड़ियों के लिए देखिए, पक्षियों के लिए, जल के लिए सब रखा हुआ है और उनको यहाँ पर दाना डाला जाता है ये सारा। तो ये नित्य जो है यहाँ सब आते हैं, पक्षी पानी पीते हैं और दाना लेते हैं। तो ये सारा जो है, जब लोगों का मन बेचैन होता है तो वो लोग मंदिर ही आते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये वृद्धाश्रम है, हेल्थ केयर सेंटर है, तो यहाँ पर हर धर्म के लोग आते होंगे, तो सब मंदिर ही आते हैं? देखिए मंदिर में मैक्सिमम लोग तो मंदिर में ही आते हैं, लेकिन बगल में पीर बाबा भी हैं, तो इसलिए मुस्लिम लोग यहाँ भी आते हैं। और ज़्यादातर हिंदुस्तान में आप देखेंगे जहाँ पुराने हिंदू मंदिर हैं वहाँ जरूर कोई पीर बाबा या मस्जिद मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लोकल कम्युनिटी नहीं आती है, सिर्फ एक व्यक्ति आते हैं जो कि यहाँ अपना साफ सफाई करके चले जाते हैं, पूजा करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे आश्रम के जो लोग हैं, हमारे आश्रम के जो वृद्ध हैं, ये बल्कि आए हुए भी हैं, तो ये पूजा करते हैं या पूजा कर करके। तो आश्रम के जो बुजुर्ग मुस्लिम लोग हैं वो लोग यहाँ आते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का जो है काम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्व धर्म है, यहाँ पर सभी धर्मों का है, हाँ सबका मालिक एक है, वो चल रहा है यहाँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर शिव मंदिर आपको दिखाई देगा। जैसा मंदिर आपको पहले के समय में देखने को मिलता होगा, आप देखेंगे कि ये वैसा ही स्ट्रक्चर है। वो छोटा सा गेट, अंदर जाकर पूजा, आपको यहाँ पर शिव जी मिलेंगे, नंदी जी मिलेंगे। और सबसे खास बात इस वृद्धाश्रम की मुझे लगी कि देखिए, वैसे तो आज के समय में कोई धर्म नहीं मानता, सब हिंदू मुस्लिम एक बराबर मानते हैं, सारे भगवान सब लोग मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद
यहाँ पर आपको पीर बाबा भी मिल जाएंगे, भोलेनाथ भी मिल जाएंगे। और एनवायरनमेंट की बात करूँ तो आप पर्यावरण देख सकते हैं, यहाँ आसपास आपको हरियाली मिलेगी। जब इंसान कुछ परेशान होता है, जब उसके मन में कोई ना कोई बात चल रही होती है, तो उसे बस दो ही चीज चाहिए होती है, एक शांत जगह और दूसरा मंदिर, हमारे भगवान। और दोनों ही चीज यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये हमारा मल्टीपर्पज हॉल है। यहाँ पर जो बुजुर्ग थोड़े बहुत चल फिर सकते हैं, देखिए व्हील चेयर पर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग चल लेते हैं। तो जो चल फिर सकते हैं वो लोग सुबह स्नान करके और फिर यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे ही सेम माताओं का भी है, जो लोग चल फिर सकती हैं वो यहाँ स्नान करने के बाद सुबह सुबह ये लोग यहाँ बैठते हैं। सामने टीवी दोनों तरफ लगा हुआ है और फिर ये लोग सुबह सबसे पहले भजन सुनते हैं यहाँ। साथ में नाश्ते के समय सब लोग यहीं नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर वही कार्य शुरू हो जाता है कि भजन करते हैं। मेडिकल टीम आकर के वो जो है यहाँ इन लोगों का बीपी, शुगर वो चेक करता है, नर्सिंग स्टाफ हमारा। साथ में इनको दवाइयाँ दी जाती हैं सुबह की। तो ये कार्यक्रम जो है, जो लोग चलने फिरने वाले हैं उनका यहाँ होता है। जो लोग बेड रिडन हैं, जो हमारे स्पेशल केयर में हैं, वो अंदर में वो स्पेशल केयर यूनिट है जहाँ पर सारे कहेंगे तो आईसीयू की फैसिलिटी सब कुछ है। वहाँ मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा। लेकिन ये जितने भी बुज़ुर्ग हैं यहाँ सुबह ये 7 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक लंच करने के बाद फिर ये लोग जो हैं जाते हैं सोने के लिए, 2 घंटे रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद फिर ये लोग 8 बजे तक यहाँ प्रॉपर डिनर वगैरह करके फिर जाते हैं। और दोनों टाइम ये लोग जो हैं अपने मनपसंद के यहाँ टीवी में चला लेते हैं और देखते रहते हैं। अभी जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पर भजन चल भी रहा था, मैंने देखा था, लोग यहाँ भजन सुन रहे थे, कुछ लोग तालियां भी बजा रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो आपने इन लोगों का दिनचर्या बताया कि ये सुबह आते हैं, उसके बाद भजन सुनते हैं, नाश्ता करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि जब आपको इन लोगों से बात करनी होती है तो क्या कुछ व्यवस्था आप करते हैं और क्या कुछ बातें आप करते हैं, अगर आप वो थोड़ा बताएंगे तो। नहीं, ऐसा है कि मैं तो इनसे बातें करता ही रहता हूँ, क्योंकि डेली यहाँ आता हूँ तो सबसे बातचीत होती रहती है और 1 to 1 मैं बात करता हूँ। कई बार जो है अगर कोई ओकेजन है तो उसमें मैं माइक से सबको एक साथ जो है बातें करता हूँ, बट अदरवाइज जो है मैं सबसे मिलता जुलता हूँ, क्योंकि पर्सनल अटैचमेंट अलग होता है और वो लोग खुल के मुझे बातें बता देते हैं तो उस समय उनका तुरंत सोल्यूशन करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने सारे प्यारे प्यारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कितना लगभग कितने समय हो गया है इन लोगों को यहाँ पर, अगर आपको याद हो कि कोई सबसे पुराना यहाँ पर हो? देखिए, मेरे पास जो है जो पुराने लोग हैं वो हमारा बहुत बड़ा आश्रम है गंगा के किनारे, दिल्ली से 2 घंटे का रास्ता है, गढ़मुक्तेश्वर। मैंने तो वहाँ पर 100 साल से ज़्यादा भी पुराने लोग हैं। यहाँ पर क्योंकि अभी ये नया सेंटर है, 3 साल हुआ है, तो यहाँ अभी टॉयलेट बाथरूम की अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ अटैच बाथरूम बहुत कम है, तो यहाँ 2 ही कैटेगरी रखी गई है, या तो जो बिल्कुल बिस्तर पर हैं, और बिस्तर वाले हमेशा यहाँ बेड रिडन और बीमार लोग रहते हैं, क्योंकि जब हम सड़क से उनको उठाते हैं तो वो मरने की हालत में होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, बिल्कुल बुरे हाल में होते हैं कि कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। तो वो लोग आकर के सबसे पहले हमारे जो स्पेशल केयर यूनिट है, जहाँ हमारी अगर कह सकते हैं मेडिकल सेंटर है पूरा, उसमें वो भर्ती रहते हैं। तो आधे लोग तो यहाँ हैं और आधे लोग अभी अंदर हैं। और ये हमारा जो सेंटर है सीओज जो है, संत हरदयाल एजुकेशनल एंड ऑर्फन वेलफेयर सोसाइटी, इसके अंतर्गत जो गुरु विश्राम वृद्धाश्रम, आश्रम का नाम हमने गुरु विश्राम वृद्धाश्रम रखा हुआ है, ये सबसे पुराना ओल्ड एज होम है बेसहारा लाचार बीमार बुजुर्गों का दिल्ली एनसीआर में। और जो हमारा स्टैंडर्ड है, जिस तरह की हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरीके का हमारा वातावरण है, वहाँ देखेंगे जो गढ़मुक्तेश्वर का है वो भी बहुत खूबसूरत है।
प्राकृतिक आपको सौंदर्यता हर जगह मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें शायद देश में और किसी के पास नहीं। दिल्ली के अंदर 1 एकड़ का कैंपस शायद किसी एनजीओ के पास नहीं है, और उसके साथ साथ 50 साल पुराने जो पेड़ हैं ये सबसे सुंदर है। बिल्कुल, और जितना अच्छा कार्य सीओज कर रही है, आप कर रहे हैं, उतना अच्छा कार्य करने के लिए भी सब लोग नहीं कर पाते हैं। ये कार्य बहुत अच्छा कार्य सीओज हेल्थ केयर की तरफ से हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी सबकी अपनी एक एक कहानी होगी, अपनी एक एक पीड़ा होगी, जो सीओज हेल्थ केयर अपने साथ लेकर चले हुए हैं। उसके बाद भी इन बुजुर्ग बेसहारा लोगों को मुस्कान देने की लगातार दिन रात कोशिश कर रहा है। तो अभी सर हम वहां पर गए थे जब जहां सब लोग बैठे हुए थे, उसके बाद अब मैं किचन में आपको दिखा रहा हूं जहां पर सबका भोजन बनता है। और ये देखिए हमारे ये कितनी अच्छी रोटी आ रही है, देखिए ध्यान से। ये हाइजीन मेंटेन, अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति बनाता है पहले तो इतनी सारी रोटियां, 1000 रोटियां नहीं कोई बना पाएगा, बहुत मुश्किल, और 100 रोटी बनाने के बाद पसीने आने लगते हैं। बिल्कुल। तो इनहाइजीनिक हो जाता है, कभी पसीने टपक रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। इसमें क्या है, अच्छी फुली रोटियां बिल्कुल पकी हुई। तो इस तरह से ये मैकेनाइज जो है वे है, रोटी मेकिंग मशीन है हमारी, और वो आटा गूंथने की मशीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि मान लो किसी वर्कर के नेल साफ नहीं है, बिल्कुल, नाखून में गंदगी हो, मैल इसमें हो, तो हम किसका देखेंगे, रोज रोज चेक करेंगे। इसलिए हमने ये सारा हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो रोटी मेकिंग मशीन और आटा गूंथने की मशीन, ये दोनों है। और यहाँ दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग स्टील यूज़ करते हैं। पहले जब ये रिसर्च नहीं हुआ था कि एल्युमिनियम कैंसरस होता है, तब तक, और अभी भी तमाम जो टेंट हाउसेज वगैरह हैं वहाँ लोग वही यूज़ करते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि नहीं, ये एल्युमिनियम में अगर खाना बनता है तो वो जो है कैंसरस है एल्युमिनियम, हमने इमीडिएटली पूरे आश्रम में, तीनों आश्रम में हमने सारे स्टील के बर्तन हम यूज़ करते हैं। तो सब स्टील है, जितने भी हैं सारे स्टील के बर्तन हम यूज़ करते हैं। हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ये सारा देखिए सब कुछ है, मिर्च है, ये अरवी है, आलू है, और फ्रिज में भी है सामान। तो ये सारी। सर मैं जानना चाहूँगी, मेरे मन में एक सवाल आया है कि जैसे यहाँ पर आटा है और सब्जियाँ हैं, तो ये हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से ही होती है या फिर कुछ डोनेशन वगैरह भी आती है? नहीं, ऐसा है, कुछ डोनेशन भी आता है, बाकी हम लोग खरीदते हैं दोनों तरफ से। लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा लोग हैं कि रोज़ ये देखिए कि 150 से 200 लोगों का खाना एक टाइम, क्योंकि वर्कर हैं, 40-50 वर्कर हैं, और अभी तो हमारा एक ब्लॉक और बन गया तो वहाँ पर 50 लोग आ जाएंगे, तो 200 से ज़्यादा एक टाइम। तो अगर तीनों टाइम मिला लिया, 2 टाइम का भी 500 लोगों का, 500 लोगों का डेली खाना बनना है, इतना कहाँ दान में आता है। तो हम लोग खरीदते हैं। और एक चीज़ और है, जितने भी मसाले हैं ये हम लोग साबुत लेते हैं, उसको पीस करके और फिर इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे नहीं, पिसा हुआ मसाला नहीं यूज करते। यानी कहीं से भी अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, बहुत ख्याल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किचन है, और सफाई कितनी ज़्यादा है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 वर्कर्स इस वक्त रोटी बना रहे हैं। खाने का समय हो गया है, दोपहर हो रही है, तो खाने की तैयारी शुरू हो जाती है थोड़ी जल्दी ही। सब्जियां यहाँ रखी हुई हैं, यहाँ सब्जी बनी हुई भी रखी हुई है, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी का कोई भी संभावना ना हो। आगे भी चलते हैं और जानेंगे और कुछ क्या है। जैसे मैं दबाता हूँ, सर मैं जानना चाहूँगी कि जब यहाँ पर बुजुर्ग लाए जाते हैं तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए बहुत बुरे हाल में इतनी बीमारियाँ होती हैं, किडनी की बीमारी, लीवर खराब, खून नहीं शरीर में, अब उनका इलाज कैसे करें? उसके लिए ये हमारा पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पर हमारी सारी सुविधाएं हैं। सबसे पहले उनकी जांच होती है, खून की जांच होती है, तरह तरह के जो हैं ये
ये हमारा डायलिसिस यूनिट है, अंदर से लिया। सड़क पर जो है पानी नहीं मिलता, कौन पानी पिलाएगा, तो उनकी किडनी खराब हो जाती है। मैक्सिमम पेशेंट, अब चूँकि हमारे पास मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, डाइपर पर हैं, अब ऐसे पेशेंट को अगर हम किसी सेंटर में ले जाते हैं, डायलिसिस सेंटर में, तो वहाँ के लोग वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग बहुत परेशानी झेले, इसलिए हमने अपना ही सेटअप डायलिसिस का ये बनाया और यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ डायलिसिस होती है। अच्छा, डॉक्टर्स यहाँ पर हाँ, यहाँ हम लोग, हाँ, डॉक्टर्स यहाँ आते हैं। हमारे सभी डॉक्टर्स पेड हैं और हमारे एनरोल पर हैं, हम लोग उनको सैलरी देते हैं और वो यहाँ आते हैं और डायलिसिस करते हैं। अच्छा, जैसे किसी टाइम पर किसी के लिए कोई इमरजेंसी होती है, हाँ, तो क्या यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल है? कभी भी इमरजेंसी होगी तो ये ऐसा है डायलिसिस का, इसमें इमीडिएट इमरजेंसी नहीं होती। रात की मैं बात करता हूँ, दिन में तो कभी भी होती है तो आ जाती है। ये हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है, यहाँ पर तमाम फिजियोथेरेपी की मशीनें रखी हुई हैं। अभी ये बुज़ुर्ग जो हैं नीचे गए हुए हैं, कुछ कार्यक्रम था तो उसमें, लेकिन अभी 2 लोग यहाँ हैं। ये राजू बाबा हैं। हाँ, नमस्ते। आप जरा राजू बाबा से बात करिए, ये अपने बारे में बताएंगे। राजू बाबा बताइए सारा। मैं नागपुर के रहने वाला है, नागपुर में रहता था, मैं कुक का काम करता था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा दोनों आँख चल बसा था, हाथ पैर में थोड़ा चोट उट लगा था। फिर मेरा को वहाँ इलाज नागपुर में किया था, तो मेरा आँख के ऑपरेशन के लिए बताया तो उन्होंने, डॉक्टर लोगों ने, तो डॉक्टर ने बोला 40,000 रुपये लेगा। तो हमारा 2 बेटा रहा, मेरा घर वाली रहा, मेरे घर वाली फिर बात बोला कि ठीक है, बाद में हम लोग को नाता। घर पे आया, घर पे क्या बात हुआ क्या नहीं भगवान जाने, हमें तो कुछ नहीं पता। तो मैं अलग कमरे में रहा, तो फिर उन लोग क्या लिखा क्या नहीं पता नहीं। घर पे आके मेरे पास आया मेरा दोनों बेटा, पापा इसमें अंगूठा लगा दो, दस्तखत कर दो और तुम्हारे को दिल्ली ले जाएगा, वहाँ एम्स है, वहाँ पर तुमको अच्छा इलाज होगा, ये कोई गारंटी नहीं ले रहा बोला। तो मैंने अंगूठा भी लगा दिया और दस्तखत भी कर दिया था, मेरे को क्या पता है। तो मेरे पोती बोल रहा था, पापा तुम अंगूठा मत लगाओ दादू, इन लोग तुमको दिल्ली ले जाके छोड़ देगा, ऐसा वैसे करके रो रही थी। तो उसको अपना कमरे में लेके गया, तो मेरे को बोला चलो पापा बोला। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद में मेरे को आरामिला अस्पताल के पास लेके गया, आरामिला अस्पताल के पास बैठा दिया मेरे को, पापा अभी बैठो बोला, अभी डॉक्टर आने वाला है और मैं कुछ खाने को लेके आएगा करके बोला था। शाम को 3 बज रहा था उस समय में। तो मैं बैठा रहा, बैठे देखा तो एक आदमी जा रहा, बोला भैया भैया इधर आओ बोला क्या टाइम हो रहा, बोला बेटा 4:30 हो रहा, बोला बाबा 4:30 हो रहा, बोला हम बोले देखो अभी तक आया नहीं, मेरे बेटे लोग दोनों खाने के लिए लेने गया, अभी डॉक्टर के पास ले जाएगा, अभी तक आया नहीं। बाबा यहाँ तो कोई नज़ारा नहीं आ रहा, बोला और आसपास में कोई होटल भी नहीं है, यहाँ कोई कैंटीन भी नहीं है, बोला ये तो कोई दिख नहीं रहा, बोला। तो मैं रोने लग गया था एकदम से, भगवान ने क्या कर रहा तुमने। फिर इतने में रात को शाम तक हो गए, 6 बज गया, अंधेरा उजाला कुछ पता ही नहीं पड़ा मेरे को। फिर मैं वही प्रकाश राहुल करके चिल्ला रहा। तो एक मैडम वहां से जा रही थी, मैडम बोल रही थी क्या हुआ बाबा क्यों रो रहा, बोला मतलब मेरे बेटे लोग मेरे को 3 बजे लेके आके छोड़ दिए यहाँ पर ही, और बोला कुछ खाने को लेके आया था, मैं नागपुर का रहने वाला, मेरा आँख का ऑपरेशन के लिए आया था, बोला भी उन लोग बोला बाबा ये तो कोई है ही नहीं, बोले तुमको दवाखाना, तुमको बुखार ही बहुत है, बोले तुमको चलो दवाखाना में भर्ती कर देते। दवाखाना में 3-4 दिन भर्ती किया, तो मैं बोला कहाँ जाएगा, बोले इसका ठीक हो गया, कहाँ जाएगा। पीछे में काली बड़ी में एक आश्रम रहा छोटे से, वो आश्रम में लेके चला गया। वो आश्रम में कोई देखभाल नहीं होता था, पड़ा तो पड़ा ही है, टॉयलेट आ रहा है, कपड़ा गीला, 15-20 दिन हुआ रखा था मेरे को, मोटे मोटे हाथ पैर हो गया। अभी भी देखो
बीच में बहुत अच्छे हो गए, मैं इतना में फिर एक बोला कि भी यहाँ ज्यादा दिन रखते नहीं, इसको कहीं भेजो। फिर एक मैडम आई थी जो अपना डॉक्टर सीमा करके, वो बोले एक मैडम जानता है डॉक्टर अपना ज्योति मैम करके एक है, मैं इसको फोन करता, बोला वो अगर वो गाड़ी भेजेगा तो उसका गाड़ी भेज देगा। जब उसने फोन किया तो बोला हाँ मैं ड्राइवर भेजता। जब मैं गाड़ी में आया तो मेरा अवस्था ऐसा रहा है, मेरे शरीर में कुछ कपड़ा नहीं रहा है, सिर्फ ड्राइवर बंधा हुआ था, ऊपर से ड्राइवर लोगों ने चादर ओढ़ा था। मेरे को होश नहीं रहा, मैं कहाँ जा रहा क्या कर रहा। जब मैं लेके आया था यहाँ पर मेरे कोई होश नहीं रहा, नहलाया धुलाया, आईसीयू में भर्ती किया था। आईसीयू में भर्ती किया तो सर वगैरह सब आया तो देखा, बोला ये तो बहुत डेंजर है, बोले केस बहुत बेकार है। बोले फिर डॉक्टर लोग को आया तो बोले इसको बचने की उम्मीद बहुत कम है। मेरे बगैर सर ने बोला नहीं मैं इसको बचा के छोड़ेगा, बोला इसको नहीं छोड़ेगा, बोले इसको मरने नहीं देगा। 1 साल में आईसीयू में रहा वहां पर ही, आईसीयू में कैसे खिला रहा, क्या कर रहा, कहाँ क्या कर रहा, कुछ पता नहीं। 1 साल आवाज मुंह से बंद हो गया। मेरा फाइल बनाना था, फाइल में कुछ नहीं, कैसे नाम तो पता ही नहीं सकता था क्या करे। मेरा हाथ में राजू करके लिखा हुआ, और राजू करके लिखा हुआ। फिर उसने फाइल बनाया मेरे को, दोनों तीनों टाइम आके सर बगल वाले को पूछते इसको खाना खिलाया, इसको चाय पिलाया, इसको सब कुछ किया, तो बगल वाला बोलता हाँ इसको चाय भी पिलाया, खाना भी खिलाया। बोले मैं कान से सुनाई हो तो मैं मुंह से बोला ही नहीं जाता, हाथ पैर नहीं उठता, ये मोटे मोटे पैर हो गया मेरा। फिर ऐसे सुबह डॉक्टर सुबह से वो आता तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे उठाता तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता मेरे पैर कहाँ जा रहा, मेरा हाथ कहाँ जा रहा, फिर कुछ नहीं। 1 साल के बाद मैं ऐसे से मैं वार्ड में आया तो दोनों पैर मेरे गिर गया, चल नहीं सक रहा था। 1 साल तो मैं घसर के चला था थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं बड़ा इन लोगों मिलके साल मिलके डॉक्टर को लगाया। उसके बाद जाके मैं थोड़ा खड़ा हो नहीं सकता, अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं घुटने सीधा नहीं खड़ा हो सकता। आवाज भी फिर मेरा लौट गया थोड़ा थोड़ा करके, मेरा आवाज भी होने के बाद उसके बाद फिर इधर आया तो ये फिर जॉन्डिस हो गया था, इतने जॉन्डिस हो गया तो पूरा शरीर पीला हो गया था, बचने की उम्मीद ही नहीं रहा। तो भी मेरे सर बोले नहीं मैं तो इसको बचा के रखेगा, छोड़ेगा। 2-4 डॉक्टर को बुलाया, बात मेरे सामने कर रहे, बोले नहीं इसको बचाना पड़ेगा। मशीन से दवाई इंजेक्शन डालता था, एक इंजेक्शन ऊपर मेरा रात दिन चलता था, कुछ खाने नहीं होता था, उल्टे होता। उसका बाद 1000 मेरा शुगर बढ़ गया तो गोला बन गया था पेट में, शुगर और तुम्हारा जॉन्डिस दोनों साथ में। मैं कोमा में भी जा सकता था उस समय में, मगर मेरे सर ने मेरे को बचा दिया। 3 बार मैं उसको बहुत एहसान मानता हूँ। रोइए मत आप। अब आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? 6 साल हो गया मेरे तो को। आप तो देखिए आप खड़े भी हो पा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संस्था के फाउंडर के लिए जिन्होंने ये सब किया है? उनको तो मैं तो बोलता मैं अपना मेरा उम्र उसको लग जाए, मैं बोली ना से दुआ करता है उनको इतना अच्छा देखे। मैं तो बनते सबसे पहले बोले ना तो मेरा ये है, फिर बाद ही मेरा भगवान है। मैं सोमवार को भी उपवास करता है, सावन सोमवार का, तो भी भगवान इनको बगसर को जरूर याद करके पूजा में मैं बोलता कि मेरे बगसर को ऐसा रखना, कोई चीज का परेशान नहीं होना चाहिए और कोई चीज का मुसीबत नहीं आना चाहिए। नंबर 1 मेरा आश्रम दिखना चाहिए। आज भी हमारा भी आश्रम कितना अच्छा है, सुबह उठता है, चाय पापे देता है, उसका बाद में नाला लेके जाता है, उसका बाद में तेल साबुन पाउडर लगाता है, कपड़ा पहनाता है, उसका बाद में नाश्ता आता है, नाश्ता करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ सेकाई में आते हैं, यहाँ सेकाई उकाई करने के बाद में फिर 1 बजे 12 बजे खाना मिलता है, फिर शाम को 4 बजे चाय और बिस्किट मिलते हैं, फिर 7 बजे 7:30 बजे खाना मिलता है। और क्या चाहिए हम लोग को, घर से भी अच्छा इडली डोसा सांभर वड़ा छोले भटूरे जो मन बोलो तो वही कर देता मनों का सारा, खाने पीने की कोई कमी नहीं। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, हाँ जी। अगर आपको सही लगे तो आप बताना, वरना आप मत बताना। ना आपने क्या अपने परिवार वालों से कभी बात करने की कोशिश की यहाँ आने के बाद? नहीं, मेरे के 1-2 बार यही पर तो इंस्पेक्टर कोई लोगों ने आया था यहाँ गेस्ट बन के, डोनर बन के मेरे को पकड़ के
पकड़ के उन्होंने रोने लग गया। बोले उनका एड्रेस बताओ, उनका पता बताओ, उनका नाम बताओ, मैं साल उनको अंदर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बोले नहीं, बोले छोड़ दो, बोला उन लोग जो किया है वो किया, उसका भगवान उसको दंड देगा। मैं तो बहुत अच्छा जगह में स्वर्ग में है, मेरे को इस स्वर्ग से सुंदर और क्या है, मेरे को कोई चीज का कमी नहीं मेरे को। मैं तो घर को भूले गया, कहाँ है मेरा घर, क्या है, कुछ नहीं पता मेरे को। बोला भी है कि तुम मेरे को एड्रेस बता दो, कहाँ रहते ये बता दो, नाम बता दो, मैं पुलिस को भेज के उनको ये करेगा वो करेगा। बोले क्या फायदा है, कोई फायदा है क्या, कुछ नहीं है। उनको अगर करना है कर दिया है, ऊपर वाले की जैसे मर्जी है वैसे हो गया। मैं बहुत अच्छा जगह में, अगर कोई दूसरा नरक में हो रहता तो एक बात होता था, चलो मैं नरक में मेरे को ठेल दिया, मेरे को स्वर्ग में आया, घर में रहता तो मर जाता था। अभी ये आए करके जिंदा भी है। मैं भी इतने शरीर में तबीयत खराब होता, मेरा सर हमेशा पूछता है, ऑफिस में बैठे रहे भी, मैं हॉल में जाएगा तो भी दौड़ के आता, बोल राजू कैसे है, राजू बाबा नहीं बोलते, राजू जी कैसे हो, क्या है, ये है वो है, तो सब ठीक है ना। कोई चीज का कमी नहीं होने देते, कोई चीज का कमी हो। आज तक 6 साल से सर को मैंने कोई शिकायत नहीं देना, वर्कर का ना किसी की, डॉक्टर का ना किसी, सब मिलता, मैं क्या शिकायत करूं मैं। तो चलिए आप रोइए मत, आपको मजबूत होना होगा, और जो आपके लिए काम कर रहे हैं अगर आप रोएंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, उनको तो भगवान ने 2 हाथ एकदम अच्छा बलवान बनाएगा। हम लोग सब मिलके, सब अम्मा बाबा का आशीर्वाद उनके साथ में, उनको कभी कुछ नहीं होगा। एकदम सबसे झंडा ऊंचा, कल झंडा ऊंचा किया, परसों झंडा ऊंचा किया, हमने किया। खड़ा भी हुआ, खड़ा नहीं हो सकता था बहुत देर, तो भी हिम्मत करके कुर्सी ला के देते तो खड़ा बैठ जाता था। जैसे गेस्ट आ था, वो कुर्सी हटा के जनम मन गण एक नायक जय भारत भाग पूरे किया। फिर मैं हॉल में भी किया, हॉल में भी थोड़ा मेरे को तबीयत खराब, पानी उन्हें ला के दिया। फिर उसका बाद पूरा सर का भाषण सुन के और जो गेस्ट आए उनका भाषण सुन के फिर मैं बोला चलो, बोला दूसरे को, लड़के को बोला भैया मेरे को कमरे में पहुंचा दो, तबीयत खराब लग रहा है। आजकल थोड़ा वो सीजन से चल रहा है ना जी, बारिश उरिश का मौसम चल रहा हो, उसको लिए थोड़ा तबीयत खराब हो जाता मेरा। कभी कभी ऐसे हाथ पैर में सूजन अभी आ गए, कल परसों से इतना सूजन है कि रो के मैं, हाँ नहीं आप आए तो मैं क्या कमी है सर, आप आए तो मैं क्या करूँ। तो ये थे नागपुर के राजू बाबा। इसी तरह यहाँ पर तमाम बहुत सारे वृद्ध हैं जिनकी अपनी एक कहानी है। कुछ को उनके घर वालों ने बेसहारा छोड़ दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। उसके बावजूद अगर इस तरह की संस्था ये कार्य कराती हैं तो एक बहुत बड़ा कार्य ये कर रही हैं। ये हमारा अल्ट्रासाउंड यूनिट है, ये बंद रहता है, सिर्फ इसको डॉक्टर ही खोल सकते हैं और कोई खोल नहीं सकता। और सर मैंने ये भी देखा, मतलब अल्ट्रासाउंड का काफी खर्चा आता है अगर हम बाहर कराते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। डॉक्टर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं इसके। ये हमारा डिजिटल एक्सरे है, ये हमारा डिजिटल एक्सरे है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सरे ही होता है, बुज़ुर्गों का लंग्स खराब होते हैं और गिर गए कहीं, ज़्यादातर फॉल डाउन होता है, गिर जाते हैं, तो गिरने की वजह से इनके फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सरे का बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ रहता है। ये हमारी फार्मेसी है, इसमें तमाम तरह की जितनी भी दवाइयों की ज़रूरत है वो सारी हमारे पास हमेशा होती हैं, चाहे हमें कैसे भी लाना पड़े, दान में आए ना आए, कारपोरेट दे ना दे, जितना भी वो देते हैं। लेकिन हम कभी भी दवाइयों, 2 चीज़ें, भोजन और दवाई, इसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जो डॉक्टर लिखते हैं सारी पेटेंट दवाइयाँ, सारी अच्छी से अच्छी दवाइयाँ इमीडिएट हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ये पूरा भरा हुआ है। ऐसे हमारे हर सेंटर पर, गढ़मुक्तेश्वर में भी, वहाँ भी हमारी फार्मेसी है, गौतमपुरी के ओल्ड एज होम में वहाँ फार्मेसी है, और यहाँ भी ये फार्मेसी है। और प्रॉपर फार्मासिस्ट विद फार्मेसी के सॉफ्टवेयर के साथ वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। ये हमारी पैथ लैब है। ये जितनी भी मशीनें हैं सारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। सेमी ऑटोमेटिक में कुछ चांसेस होते हैं एरर के, ह्यूमन एरर के।
अगर बुजुर्गों का मामला है, जरा सा भी बहुत सारे टेस्ट जैसे थायराइड है, क्रिएटिनिन है, ये सब पॉइंट में मेजर किए जाते हैं। इस वजह से ह्यूमन एरर न हो उसके लिए हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक सारी मशीनें यहाँ रखे हुए हैं। डायरेक्ट सैंपल लगाया, सैंपल से अपने आप रिजल्ट आ जाता है कंप्यूटर में। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है, हमारी डायग्नोस्टिक सेंटर है। ये पैथोलॉजी लैब है, ये फार्मेसी है। मैं जानना चाहूँगी कि इन सब का अगर अमूमन देखा जाए तो काफ़ी खर्चा आता होगा, तो क्या आपका इतना बड़ा संस्था है तो किसी की तरफ से कोई डोनेशन और इसमें हेल्प मिलती है? नहीं, कारपोरेट्स हमें देते हैं, नो डाउट। हमें SCL सपोर्ट करता है, SBI कार्ड, SBI फाउंडेशन और डिक्सन है, कई कारपोरेट हैं, अजीम प्रेम जी का फाउंडेशन है। बट हमारा खर्चा इतना ज़्यादा है, और उससे बड़ी बात है कि हमारा खर्चा रोज़ 20,000 का बढ़ जाता है, 20 से 40,000। क्योंकि अगर बीमार ही सड़क पर मिलते हैं, कम बीमार हैं तो भी उनका 10,000 रुपये महीने का खर्चा है, ज़्यादा बीमार हैं तो 20 से 30,000 खर्चा है। तो अगर 30 ज़्यादा बीमार 2 पेशेंट, कम से कम 2 तो आते हैं सड़क से उठा कर डेली, तो 60,000 का तो रोज़ खर्चा बढ़ गया। वो कहाँ से लाएंगे हम? उसके लिए हमें बहुत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना होता है, लोगों से मांगना पड़ता है। मैं करता हूँ। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी कि सड़क पर यहाँ पर एक बाबा है और ये परेशानी है, तो किस तरह से क्या प्रोसेस होता है? हमारी एक तो गाड़ी हमेशा सुबह निकल जाती है और पूरे दिल्ली में घूमती रहती है। किसी का फ़ोन आ गया, इमीडिएटली वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। अगर नहीं फ़ोन आया तो वो हमारा ड्राइवर और टीम जो है, रेस्क्यू टीम, वो खुद ढूंढ के ले आती है। फिर बट लाते हैं डेली। और आते ही फिर सबसे पहले उनका चेकअप आते ही जब सबसे पहले अगर मरने की हालत में हैं, एकदम बेहोश हैं, ज़्यादातर बेहोश, ऐसे बाबा बेहोश मिले आए थे जब हो गए थे, बहुत सारे लोग बेहोशी की हालत में आते हैं, तो इमीडिएटली पहले उनको स्पेशल केयर यूनिट मिल जाते हैं। तुरंत पहले उनका चेकिंग वगैरह करके उनको थोड़ा सा ये देखते हैं कि हाँ, पहले उनकी लाइफ सेव करना है, उनकी जान बचानी है। उसके बाद साथ के साथ पैरेलल उनके गंदे कपड़े होते हैं, उसको हटाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना। दोनों टीम काम करती है, मेडिकल टीम भी कि सेवादार भी। एक बात और मेरे मन में आ रही है, काफी चुनौतीपूर्ण होता होगा उन लोगों को लाकर फिर समझाना भी, क्योंकि लगभग जो होते हैं वो मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं। हाँ, तो उन्हें भी लगता होगा कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और पता नहीं क्या कर देंगे। अल्जाइमर डिमेंशिया के मैक्सिमम पेशेंट हैं, बहुत मानसिक रूप से तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, सब डिस्टर्ब लोग हैं। तो उनके लिए आपकी संस्था क्या करती है? मतलब क्योंकि इलाज तो अपनी जगह है, उनके लिए बहुत सारे कुछ हम लोग जो हैं, जैसे उनको खुश करने के लिए उनको तमाम जितने भी इंटरटेनमेंट के साधन हैं ये हैं हमारे पास। उसके बाद एक स्पेशल स्टाफ है जिसका यही काम है कि इनसे बातें करें, इनसे कोई कलर पेंटिंग करवाएं, कभी कुछ गेम्स खिलाएं। तो ये इस तरह से हमेशा इनको इंगेज रखने की कोशिश करते हैं। साथ में हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं, वो भी दवाइयाँ देते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो ये लोग हैं जो कि ब्रेन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं। हाँ, क्योंकि बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो उन्हें सबसे ज़रूरी चाहिए होता है कि कोई ना कोई उनसे बात करता रहे। बात करने वाले हमने रखे। ये माताओं का विंग है, ये पूरा फ्लोर माताओं का है और इसमें ये लोग रहते हैं। वही मैं बताया कि अभी जो लोग ठीक हैं सब वहाँ गए हुए हैं। कुछ कमरों में मिलेंगे, अभी आगे चलते हैं, जिसमें कि जो जा नहीं सकते वो कमरों में हैं, बाकी जो चल सकते हैं वो सभी लोग नीचे गए हैं। फिर 1 बजे 2 बजे लंच करके आएंगे यहाँ पर। ये कुछ माताएं जो नहीं जा सकती हैं, बताए थे कि जो चल सकते हैं वो वहाँ जाकर बैठते हैं हॉल में, जो नहीं चल सकते हैं वो यहाँ पर हैं। कई बार इनकी इच्छा होती है तो व्हील चेयर से हम वहाँ ले भी जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादातर ले जाने के। कई बार जो है ये इच्छा नहीं कर रही है, लेटे रहते हैं, तो यहाँ। तो इस तरह से एक रूम में ये 4 बेड्स या 5 बेड्स की व्यवस्था होती है। 2, 4, 6 बेड है। और कितने मतलब ऐसे रूम्स बनाए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर करीब 20 रूम हैं और 4 रूम और बन गए तो 26 रूम हो गए। ये हमारा स्पेशल केयर यूनिट है। यहाँ पर
जब सड़क से उठाए जाते हैं ये बहुत बुरे हाल में होते हैं। किसी की किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, यहाँ तक कि हेमोग्लोबिन का स्टैंडर्ड तो इतना कम होता है, उसका लेवल जो है आप सोच नहीं सकते। 2.9 2.8 तक के भी पेशेंट जिंदा मिले हैं। 3.4 4.5 इस तरह का हेमोग्लोबिन होता है। हम लोग महीने में कम से कम 15 से 20 यूनिट तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। किडनी के हैं, लीवर के हैं, बहुत सारे पेशेंट कैंसर के भी हमारे पास रहते हैं, तरह तरह की बीमारियों के। लेकिन हमारे पास देखिए वहाँ एक्सरे जो है बड़ा वाला था, ये पोर्टेबल एक्सरे है, क्योंकि ये पेशेंट जा नहीं सकते वहाँ, उठाने में इनको भी तकलीफ होगी, तो हमने पोर्टेबल एक्सरे भी रखा हुआ है। बड़ा वेंटिलेटर वहाँ सामने है, लेकिन हमने पोर्टेबल वेंटिलेटर भी यहाँ बगल में रखा हुआ है। ईसीजी की मशीन है। ये जितने भी मॉनिटर हैं, ये मॉनिटर वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर हैं इंडिया के। ये फिलिप्स के मॉनिटर हैं जो कि 1,25,000 इसकी कास्ट है। ये सबसे अच्छा मॉनिटर हमने लिया हुआ है। कोई भी सब स्टैंडर्ड नहीं, सारे रिमोट से संचालित जितने भी बेड्स हैं। साथ में देखिए सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर जगह रखा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। जितनी भी एक आईसीयू में फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेंगी। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इनकी फाइल मेंटेन होती है। 24/7 आईसीयू चलता है। इस आईसीयू नहीं कह सकते क्योंकि ये इनको महसूस नहीं होने देते, सिर्फ स्पेशल केयर यूनिट, क्योंकि आईसीयू से माइंड में आ जाता है कि हम ज़्यादा बीमार हैं, तो एक स्पेशल ध्यान देने का ये है जहाँ पर इनका इलाज होता है। जैसे आप लोगों को ये लोग मिलते हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इनके परिवार वाले आगे कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं? करते परिवार को तो पता ही नहीं, परिवार सड़क पर छोड़ के चला गया, उसे क्या पता कि वो सड़क पर मर गए या हम उनको उठा लाए। तो परिवार कांटेक्ट ही कैसे करेगा? बेसिकली जो छोड़ता है सड़क पर वो तो यही जानता है। अगर उसके अंदर दिल में कुछ होता माँ बाप के प्रति, कोई दया होती, कोई बात होती, तो बीमारी की अवस्था में एटलीस्ट नहीं छोड़ता। लेकिन जब देख रहा हो चल फिर नहीं सकते हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, रोगी, ये पेशेंट जब हो जाते हैं तो उस समय ज़्यादा फेंकते हैं, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल अधमरे हाल में ले आते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं करता। ये पूरा विंग जो है, सारे कमरे इसमें जेंट्स रहते हैं, बाबा लोगों का ये विंग है। मतलब ऊपर सारी माताएं ऊपर माताएं हैं, नीचे बाबा लोग। ये देखिए कुछ बाबा लोग जो हैं वहाँ नहीं गए हैं, जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं गए हैं, तो वो लोग यहाँ लेटे हुए हैं। नमस्ते नमस्ते। ये भी स्पेशल केयर यूनिट है, लेकिन इसमें ज़्यादा सीरियस लोग नहीं हैं, मिडिल वाले हैं। ये ठीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है। इनको भी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और जो एक्सीडेंट केसेस होती हैं वो भी यहाँ रहती हैं। अब जैसे ये हैं, अब इनका लगभग सूख गया है, कई महीने हो गए, तो इस तरह से ये, लेकिन इसमें केवल जेंट्स है, क्योंकि ये जेंट्स विंग है, तो यहाँ पर सारे जेंट्स रहते हैं। ऊपर के स्पेशल केयर यूनिट में दोनों हैं, बट यहाँ ओनली जेंट्स का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीओस हेल्थ केयर सेंटर में, दिल्ली में है जो, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर गिरधर प्रसाद जी। सर के बारे में कुछ डिटेल्स और बताना चाहूँगी मैं कि इन्होंने AI से PhD पूरी की है। इन्हें फॉरेन से, अमेरिका से कई बड़े ऑफर मिले थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो जॉब्स को ठुकराकर, उन्हें छोड़कर देश सेवा चुनी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला प्रश्न मैं यही जानना चाहूँगी कि कैसे आपको प्रेरणा मिली?
देखिए, सच्चाई तो ये है कि जब मैं बहुत छोटा था, हार्डली 10-12 साल का, उस समय मैं अपने पिताजी को देखता था। मेरे पिताजी, हम गांव के रहने वाले हैं, गांव के, ये बात मैं बता रहा हूँ 50 साल पुरानी बात। गांव के जितने भी गरीब लोग होते थे, पिताजी रेलवे में काम करते थे, वहाँ भी सब लोग उनको बाबा जी कहते थे कि वो संत स्वभाव के थे, बाद में पूर्ण रूप से संत हो गए। तो गांव के लोग उनका इंतज़ार करते थे कब आएंगे। उसके बाद जितने भी लोग, जैसे बच्चा बीमार हुआ तो उसकी फादर भी नहीं काम करने गए, मजदूरी करने, माँ भी नहीं गई। तो एक तो खर्चा बढ़ गया दवाई का, डॉक्टर का, और दूसरा काम नहीं करने गए तो घर में खाना कौन खिलाएगा, रोटी कहाँ से बनेगी। वो सब आते थे और पिताजी सबको कितने पैसे चाहिए डॉक्टर, कोई 2 रुपये कहता था, कोई 5 रुपये तो नहीं लगता था उस ज़माने में, कोई 1 रुपया भी मांगता था। और फिर पिताजी ही पूछते थे कि जब बच्चा बीमार था काम करने गए थे, बोलता नहीं बाबू काम करने कहाँ जाएंगे। तो मुझे कपड़ा देते थे, उधर गमछा बोलते हैं, तो उस गमछे को मैं ले जाता था, अपनी माँ को देता था, और माँ उसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक सब कुछ जो है देती थी। मैं सोचता था कि इतना सामान क्यों देती हैं, कुछ 1-2 आइटम देते हो जाता, मुझे क्या पता भाई नमक भी ज़रूरी है, तेल भी ज़रूरी है, आलू भी ज़रूरी है, पूरा प्रॉपर बांट के देती थी। ये मैंने अपने पूरा, और मेरे फादर 108 वर्ष तक जिंदा रहे, 108 वर्ष तक उनको मैंने दान करते हुए देखा, लोगों की मदद करते हुए देखा। तो इसकी शुरुआत मैंने किया था 1984 में, जब मैं अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़ा, और उस समय मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्कॉलर था, कोई नहीं था। और मैं अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़ा, उससे पहले सरकारी नौकरी छोड़कर आया था। मैं बनारस का हूँ और BHU से मैंने MSc किया था सन 80 में। 81 में मैं गवर्नमेंट जॉब में था, 82 में मैंने JNU ज्वाइन कर लिया था। तो जब मैंने अमेरिका का ऑफ़र छोड़ा, उसी दिन ये डिसाइड किया था, जिस दिन फाइनली मैं बोला कि अब मैं अमेरिका की नौकरी नहीं करूँगा, मैंने निर्णय लिया था कि मैं कोई न कोई समाज सेवा करूँगा। क्या करूँगा ये डिफाइन नहीं था, मुझे खुद पता नहीं था। तब तो काफी सवाल उठे होंगे कि इतनी अच्छी नौकरी है और गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी है और अब फिर जॉब छोड़ रहे हो अमेरिका से, तो काफी सवाल उठे होंगे, लोगों ने कहा भी होगा कि क्यों कर रहे हो ऐसा। मैं अपने फादर को बताया ही नहीं कि मुझे अमेरिका से ऑफर है, क्योंकि वो सोचते कि एक तो सरकारी नौकरी इतनी अच्छी छोड़कर आ गए, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, और फिर जो है ये अमेरिका की भी नौकरी छोड़ दिया। तो लेकिन मैंने बताया ही नहीं, और मैंने निर्णय लेकिन ले लिया था। बाद में पिताजी ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने देखा है कि गुरु विश्राम वृद्धाश्रम है दिल्ली में, सियोस केयर सेंटर जहां हम बैठे हैं, उसके अलावा एक और सेंटर है गुरु विश्राम वृद्धाश्रम लथीरा में, और एक और सोहना में बनने जा रहा है हरियाणा में। देखिए हमारे 3 सेंटर हैं। संस्था सियोस, शॉर्ट नेम है संत हरदयाल एजुकेशनल एंड ऑर्फन्स वेलफेयर सोसाइटी, ये संस्था का नाम है। गुरु विश्राम वृद्धाश्रम आश्रम का नाम है, जहाँ बुजुर्गों का है, क्योंकि संस्था कई काम करती है। संस्था स्किल डेवलपमेंट का भी काम करती है। हम लोग जो हैं, जैसे कोविड आया था तो हमने 90 लाख का राशन बांटा था। मेरा पूरा परिवार रोड पर था, मुझे 2 बार कोविड हो गया, मेरे बेटे को हो गया, लेकिन हम लोग कोविड में बस जब तक कोविड था, जैसे ही ठीक हुए तुरंत फिर काम में लग जाते थे। तो तरह तरह के हम लोग, अभी जब भी दिल्ली में बाढ़ आती है तो हम लोग खाना बना करके सारे लोगों को देते हैं। तो ये संस्था अनेकों कार्य करती है, लेकिन आश्रम का जो नाम है वो गुरु विश्राम वृद्धाश्रम है, पिताजी के नाम पर, क्योंकि संत हरदयाल साहब बहुत बड़े संत थे, तो मैंने संतों के नाम पर ये रखा। मैंने एक और स्टोरी सुनी है कि आपने अपने पिताजी के नाम पर नहीं, अपने गुरुजी के नाम पर ये आश्रम, ये हेल्थ केयर खोला है। नहीं, ये दोनों हैं, संस्था गुरुजी के नाम पर है और आश्रम पिताजी के नाम पर है। तो ये यहाँ पर हेल्थ केयर तो हमारा ब्रांड है, क्योंकि हम
आश्रम जो लोग भी बनाते हैं ओल्ड एज होम में, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ है हमारे पास। और हम जो गुड़गांव में बनाने जा रहे हैं वहाँ तो ऑलरेडी अभी बना नहीं है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमारे 3 देशों से हमारे MOU हो चुके हैं। अभी तो लेटेस्ट जो हुआ है जापान के साथ, यूनाटेंडो यूनिवर्सिटी, जो कि जापान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और जेरियाट्रिक केयर की सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर रोबोटिक्स तक डेवलप किए गए हैं जेरियाट्रिक केयर के लिए। वो सारे प्रोफेसर वहाँ से, इंजीनियर, वो सब लोग हमारे आश्रम में आएंगे, यहाँ स्टडी करेंगे और हिंदुस्तान के लिए वो फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ करेंगे। तो ये हम लोग, और साथ में जो डिमेंशिया बीमारी है सबसे खतरनाक, ये जितने भी बुजुर्ग हैं इनकी याददाश्त चली गई, घर से बाहर निकले और भटक करके कहीं के कहीं पहुँच गए। परिवार भी ढूंढ रहा है, सारे निकाले नहीं गए हैं। इसमें से 50% डिमेंशिया की वजह से अपने आप निकल गए। अल्जाइमर उसी का एक पार्ट है। तो इसका आज तक पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, कहीं भी इलाज नहीं है। इसका इलाज हम करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारत ही विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि जो वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस हमारी एनर्जी लेवल से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट पर जाती है। जैसे हम मेडिटेशन करके अपने बॉडी को ठीक करते हैं, और मॉडर्न साइंस जो है बॉडी ऑब्जेक्ट टू एनर्जी पर जाती है। वो दवा खा करके तब वो अपना दिमाग ठीक करती है, और हम लोग मेडिटेशन से अपनी बॉडी ठीक करते हैं। तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बट हमारे पास ये वैदिक साइंस का ज्ञान है, जिसे कि हम दोनों को मिक्स करके एक होलिस्टिक अप्रोच द्वारा बहुत बड़ा सोना में इंडिया फर्स्ट जेरियाट्रिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर हम शुरू करने जा रहे हैं। और वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है 1 एकड़ कैंपस में। हम लोग वहाँ 200 बेड का पूरा हॉस्पिटल, 300 बेड का रेजिडेंशियल और 1 ब्लॉक कम्प्लीटली हम लोग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा कार्य चल रहा है, और हेल्थ केयर में हम लोग नंबर 1 हैं ओल्ड एज होम में। और ये जो आप बता रहे हैं, ये सोहना हरियाणा में बनने जा रहे हैं? हाँ जी। मैं जानना चाहूँगी कि अभी जितने भी सियोज हेल्थ केयर सेंटर हैं उसमें लगभग कितने बुजुर्ग रह रहे होंगे? देखिए 500 से ज़्यादा बुजुर्ग हैं। जो हमारा वर्तमान में जो सबसे बड़ा ओल्ड एज होम है वो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के पास है। बहुत सुंदर है। वहाँ पर 6 एकड़ में गंगा के किनारे बहुत प्राकृतिक सौंदर्यता है। वहाँ हमारी गौशाला है, वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फ्रूट्स गार्डन है, हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सुंदर है। वहाँ वहाँ हम लोग सर्जरी तक करते हैं। हम लोग हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट। तो ये सबसे बड़ा सेंटर, हिंदुस्तान का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा सेंटर हमारा गढ़मुक्तेश्वर में है। और टेक्नोलॉजिकली हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो भी हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 होगा, वो गुड़गांव में। बाकी 2 ओल्ड एज होम हमारे दिल्ली में हैं। दिल्ली में भी 1 एकड़ कैंपस में अबुल फजल इनक्लेव ओखला के अंदर बहुत सुंदर वातावरण में यहाँ चल रहा है। और एक सरता विहार के पास है। 3 ओल्ड एज होम रनिंग में है, जिसमें कुल मिला के 550 लोग रह रहे हैं। 14,000 से ज़्यादा वृद्धों को हम सड़क से उठाकर ले आए और 4,000 से ज़्यादा लोगों को उनके परिवारों से मिलाए, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग बेहोश अवस्था में मिले, होश ही नहीं था, उनको लाए, इलाज किए, उनको होश आया, वो अपने परिवार के बारे में बताए। फिर हम लोग कांटेक्ट किए परिवार से, वो निकाले नहीं गए थे, डिमेंशिया की वजह से खुद निकल गए थे, वो परिवार आए ले गए। ऐसे आते रहते हैं परिवार। 4,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग जो हैं घर भेजे हैं। मैं पर्सनली कम से कम कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ कि 5,000 के आसपास अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है, जिसमें कि 3,500 लोग हिंदू, 1,500 के लगभग मुस्लिम और करीब मैं समझता हूँ 15-20 क्रिश्चियन। सभी धर्मों का उनके धर्म के अनुसार हम लोग उनका अंतिम संस्कार बड़े मान सम्मान से करते हैं।
बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि जब कोई बुजुर्ग यहाँ आता है तो वो किस स्थिति में आता है और क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होती है? देखिए, जब एक माँ को, एक बाप को घर से निकाला जाता है और सड़क पर छोड़ दिया जाता है तो वो अपना मानसिक संतुलन उनका उसी समय खो देते हैं बुजुर्ग। इतना मोह माया एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, एक बाप रात दिन पूरी ज़िंदगी लगा देता है इन बच्चों के पढ़ाने लिखाने, उनके लिए काम करने में। और वही जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब वो बीमार हो जाते हैं, बजाय उनकी सेवा करने के जब उन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता है तो आप सोच नहीं सकते, बहुत सारे लोग सदमे में मर जाते हैं। लेकिन जो लोग उस सदमे को बर्दाश्त कर लेते हैं उनका भी जीवन नारकीय हो जाता है, वो भी बहुत बुरे हाल में कीड़े पड़े हुए। मैंने इतने कीड़े पड़े हुए लोगों को लाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बदबू आती है, हमारी गाड़ी कैसे पहचानती है? बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं बता रहा हूँ। कभी सड़क पर देखते हैं ज़्यादातर जानवरों का एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से बदबू आ रही है, आप यही समझते हैं कोई जानवर मर गया है, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हमारी गाड़ी जाती है और ह्यूमन बीइंग की एक अलग स्मेल होती है। बदबू आई, हमारा ड्राइवर तुरंत उतरा, टीम गई, आसपास ढूंढती है और मिल जाते हैं। ऐसी हालत में एक व्यक्ति कीड़े पड़े हुए इतने जख्मों से उनको लेकर आते हैं हम लोग। जब कीड़ों को मारते हैं सिर्फ हड्डियां और नसें दिखाई देती हैं और उनको हम लोग ठीक करते हैं। तो मेडिकली भी हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। और सबसे बड़ी है कि भावना हमारी है। मैं अपना पूरा जीवन दिया हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी 24 घंटे, मैं 15 साल तक इनके लैट्रिन बाथरूम गंदे कपड़े मैं खुद अपने हाथों से धोता था, क्योंकि शुरू में कोई भी इस काम के लिए मुझे नहीं मिला था। अब तो डायपर आ गए, लोग करने लगे डायपर की वजह से सेवा, लेकिन मैंने 15 साल तक खुद अपने हाथों से किया। सर, मैं चाहूँगी कि अभी जिस तरह आपने बताया कि लोग माता पिता को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत भी है, तो जब हम इनके परिवारों से बात करते हैं, जब हम इन बुजुर्गों से बात करते हैं तो वो तो कह देते हैं कि भगवान देख रहा है सब। मैं चाहूँगी आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे उन बच्चों से, उन लोगों से जो अपने माता पिता को इस तरह छोड़ देते हैं? देखिए, क्या बोलना है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये बुज़ुर्ग जो आज 70-80 साल के हैं, ये अपने माता पिता की सेवा किए थे, इसलिए उन्हें उठा के सड़क पर बच्चों ने फेंक दिया, फिर भी सड़क से उठा के लाके उनकी सेवा हो रही है। जैसा उन्होंने किया उसका फल उनको मिल रहा है। लेकिन बच्चे जो निकाल रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये आश्रम भी नसीब नहीं होगा। वो बड़े दर दर की ठोकरें खाएंगे और जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे कि आज का बेटा कल बाप होगा और फैसला अपने आप होगा। बिल्कुल, ये पिताजी की कहते थे। सर, इतनी बड़ी संस्था आप चला रहे हैं, तो फिर मैं जानना चाहती हूँ इस संस्था को चलाने में किस तरह की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, क्योंकि बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी आपको, तो क्या कुछ चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि यहाँ रोज़ उठा के आते हैं बुजुर्ग। अब मैं किस बुजुर्ग को मना करूँगा, या कब अगर हम बंद कर देंगे तो वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि इतनी बड़ी मेडिकल फैसिलिटी किसी भी ओल्ड एज होम में नहीं है। इसलिए पहले आगे के आगे हमें नए ओल्ड एज होम बनाने पड़ते हैं। जैसे अभी ये 2 साल का समय है, कम से कम 2 से 3 साल में हमारे तीनों ओल्ड एज होम, खास तौर से हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे। तो मैं तुरंत 200 बेड का हॉस्पिटल सोना में सबसे पहले वही बना रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है। दूसरी चुनौती होती है कि रोज़ 2 बुजुर्ग आए तो 40 से लेकर 60,000 रुपये का खर्चा बढ़ गया। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि दान तो रोज़ आता नहीं। फाइनेंशियल बहुत बड़ी समस्या है, वर्कर की, सेवादारों की बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। ऐसे जो अच्छे वर्क काम होते हैं, जो प्रभु के कार्य होते हैं, वो प्रभु स्वयं करते हैं और वो निमित्त किसी न किसी को बना करके हमारी मदद करवा देते हैं। मैं चाहूँगी कि आप किन्नी टाइम्स के माध्यम से भी जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से सीओ से कांटेक्ट करें?
देखिए, जो मुझे चाहिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जितने भी युवा लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें। दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप सबकी इज्जत करें। दूसरा, कहीं भी कोई लाचार बीमार बुज़ुर्ग अगर सड़क पर दिखाई दे तो प्लीज़ आप, मेरा नंबर है 9953750017। इस पर आप अगर हमें कॉल कर देंगे तो उस बुज़ुर्ग की जान बच सकती है। टाइमली हम लोग उनको उठाकर ले आ देंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारी गाड़ी ढूंढती ढूंढती उनके पास लेट पहुंचती है। दिल्ली इतनी बड़ी है, तो सब लोग कहीं भी कोई बुज़ुर्ग दिखाई दे हमें ज़रूर संपर्क करें। और तीसरी बात, मैं एक ही बात कहूँगा कि जितने भी लोग हैं कम से कम अपना जन्मदिन और त्योहारों पर इनके साथ ज़रूर मनाएं। घर में भी मनाएं, होटल में भी मनाएं, लेकिन बुज़ुर्गों के पास आएं। ख़ास तौर से हमारी जनरेशन को चाहिए अपने बच्चों को संस्कार देना। हमारा समाज जहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव की धारणा वहाँ पर घर से निकालना, कहीं न कहीं हमारे जैसे लोगों की भी कमी रही है, चूक रही है कि हम इतना व्यस्त हो गए पैसा कमाने में कि हम उन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। अगर संस्कार देते तो शायद वो बच्चे घर से नहीं निकालते। चाहे कुछ भी हो, माता पिता किसी वजह से नहीं दे पाए संस्कार तो फिर भी घर से निकालना नहीं चाहिए। लेकिन इस समस्या को हल यही की है कि आप अपने बच्चों को यहाँ ले आइए, उनको देखें। वो बच्चे, मेरे माता पिता लोगों की मदद कर रहे हैं, उन बच्चों के अंदर अच्छी भावना पैदा हो। बहुत अच्छा कार्य सर सीओज कर रही है और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और यहाँ आकर एक बात साफ हो जाती है कि बुजुर्गों को सिर्फ देखिए खाना और कपड़े सिर्फ यही सब नहीं चाहिए होता है, उन्हें थोड़ा प्यार भी चाहिए होता है, थोड़ा सम्मान भी चाहिए होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। और जो सीओज की तरफ से किया जा रहा है बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और भगवान भी इनकी इसी तरह मदद करे और लोग भी आकर डोनेट करें। किडनी टाइम्स की यही दरख्वास्त है। तो यहाँ हमने जीपी सर से बात की और जाना क्या कुछ कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। अभी हमने बुजुर्गों से भी बात की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें किडनी टाइम्स। इस वक्त हम लोग सीओज हेल्थ सेंटर में मौजूद हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या कुछ है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं और सब कुछ हमने आपको दिखाया। कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें यहाँ पर कैसा लगता है और क्या कुछ सुविधाएं उन्हें यहाँ पर मिल रही हैं, उनकी कहानी भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे पास दो बुजुर्ग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। मेरी सबसे पहले नमस्ते आप दोनों को। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम शशिकांत शर्मा, अच्छा। दिल्ली से हूँ। और आप? मेरा नाम प्रवीण सिंह, मैं यूपी से। लो, हमारे साथ शशिकांत जी मौजूद हैं और परवीन जी भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। कैसा, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मैं तो इस आश्रम को 2 साल से जाना आना जाना मेरा लगा रहता है, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में किसी मेडिकल हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटी मैंने देखी है। ऐसी बात नहीं कि वहाँ की फैसिलिटी मैंने नहीं देखी है, वहाँ भी मैंने फैसिलिटी देखी है। और वहाँ में और यहाँ में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो यहाँ 24 घंटा डॉक्टर हैं और नर्सें हैं, 24 घंटा मेडिकल फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आप ज़रा सा भी बीमार पड़ते हो तो यहाँ मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि इसका बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद चल के भी देखे होंगे, जाकर भी वहाँ देखे होंगे, आईसीयू में हमारे देखे होंगे। तो जो आपको इस समय आईसीयू में देखने को मिल रहे हैं वो आपको नाइट में भी मिलेंगे। सेम ऐसा ही व्यवस्था, नहीं कि नाइट में अलग है और दिन में अलग है, सो नहीं, सेम व्यवस्था है। और हमारे जो चेयरमैन हैं वो मुझे 2 बार, जिस आदमी को आप यहाँ बैठे हुए बात करते हुए देख रही हैं, 2 बार मुझे मौत के मुंह से निकाला है। 1 बार नहीं, 2 बार। अगर आप
बताना चाहेंगे कि मतलब क्या हुआ था ऐसा और किस अवस्था में आप यहाँ पर आए थे? मतलब एक डेड बॉडी आया था यहाँ। जिस समय मैं पहली बार आया था उस समय भी डेड बॉडी आया था, और जो दूसरी बार आया था उस समय भी डेड बॉडी नहीं आया था। क्या हुआ था ऐसा? दारू पीने से अच्छा। मेरी पूरी शरीर में पानी पानी हो गया था, पूरा ये सूज गया था मेरे शरीर से। मुझे मेरी पानी निकाली गई पूरा शरीर में, ये पूरे में तार फिट किया गया, वो डॉक्टर लोग जो फिट करते हैं उन्हें, और तब जाकर मुझे पूरा पानी निकाला गया। और उसके बाद तब जाकर इस कदर मतलब रोइए मत आप। इतना मेरे मालिक कर दिए मेरे लिए कि उनका कर्ज इस जन्म में नहीं चुका सकते। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि आपका परिवार कहाँ है और क्या आपको उनकी याद आती है? मेरा फैमिली बिहार में रहते हैं, मेरा छोटा सा परिवार है, बिहार में रहते हैं। अपना खेती बाड़ी है भगवान के दया से। और मैं दिल्ली, लोग कहते हैं कि दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, कमाओ दमाओ, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, मैं दिल्ली आया हूँ दारू पीने के लिए, फैमिली को पैसा भेजने के लिए नहीं, अपनी मेहनत से कमा के पीने के लिए। क्योंकि मेहनत से कमा कर जो पीने में मजा है वो भी मैं चख लिया। लेकिन दारू से तो और स्थिति बिगड़ती है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि आप दारू पीने आए हैं? और किसी समय में केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री थे, तो नीतीश जी हमारे दारू बंद करवा दिए। तो मैं कहा कि भैया मैं केजरीवाल के यहाँ चला जाता हूँ, वहीं बैठ के आराम से पीऊँगा, वहाँ तो कोई रोकेगा नहीं। तो मैं यहाँ चला आया। पहले तो मैं किडनी टाइम्स वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मेरा भी उन्होंने यहाँ इंटरव्यू लेने की, खासकर किरण तंवर जी का धन्यवाद करता हूँ। चलिए, नमस्ते बाबा, कैसे हो नमस्कार आप? जी, बस मैं कृपा है उसकी मुझे जी रहा हूँ। मैं तो एक ही जानता हूँ कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा आपको, बुरा सोचोगे तो बुरा नेगेटिव ही मिलना है आपको। मेरी तो यही सोच है। फिर से जब से मैं इस आश्रम में आया हूँ, मैं पहले यहाँ से था, पहले गुजरात सूरत में मैं 17 साल वहीं जॉब किया। वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई, 2 बार चक्कर आ गया, बीपी हाई हो गया और शुगर बढ़ गया। तो मैनेजर के पास फ़ोन था, मेरे छोटे भाई का डॉक्टर है गोंडे में, गोंडा गांव है, गोंडा विधानसभा गुजरों का गांव है, वहीं रहता हूँ मैं। 60-65 साल हो गए मुझे वहाँ रहते। तो भाई को फ़ोन हुआ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो मेरे से बात करी, कहने लगा भाई साहब आप दिल्ली आ जाओ, मैं इलाज करूँगा। क्योंकि मेरी घर से तो काफ़ी दिन से प्रॉब्लम है, बनती नहीं है दोनों की, मेरे और उसके विचार नहीं मिलते। हालांकि दिल्ली से मैं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हूँ दिल्ली से, 72 में ग्रेजुएशन किया है मैंने श्यामलाल कॉलेज शाहदरा से। नहीं दोनों के विचार मिलते तो मैं अलग ही रहता था। पहले दिल्ली में था नारायणा, फिर वहाँ से काम छूट गया, गाड़ी बंद हो गई, फिर मैं गुजरात चला गया। वहीं 17 साल से जॉब कर रहा था मैं। फिर आया, भाई ने इलाज करा, फिर मैं वहाँ से, उसकी मैसेज बार बार ताने देती। मैंने कहा भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं किसी रैन बसेरे या आश्रम में चला जाऊँगा। रैन बसेरे में गया, उन्होंने कहा जी हम दिल्ली को आपको नहीं रख सकते। मेरा आधार कार्ड देखा तो कहने लगे आपको नहीं, तो आपको आश्रम में भेज देंगे। तो आश्रम की गाड़ी आई शियोज की, वो मुझे लेके आई 13 मार्च 2024 को। गौतमपुर इनका जो पहला आश्रम वही है, स्टार्टिंग वहीं से की थी इन्होंने। और जब से मैं आया हूँ, उन्होंने फिर यहाँ भेजा, जब से मैं इधर ही हूँ, 2.5 साल हो गए मुझे। और जब से मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं तो घर को ही भूल चुका हूँ। यहाँ खाना पीना रहना, मेडिकल की व्यवस्था 24 आवर, हर तरह के इक्विपमेंट हैं, डायलिसिस है यहाँ, फिजियोथेरेपी है और एक्सरे मशीन है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है, हर तरह की आईसीयू बना हुआ है, सब तरह की फैसिलिटी। खाना भी घर से भी अच्छा खाना मिलता है। मैं तो जब से आया हूँ मैं तो घर को भी भूल चुका हूँ कि कौन है क्या है, कुछ नहीं। मतलब यहाँ का आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? चेयरमैन सर की कोई बात हो या यहाँ के डॉक्टर साहब लोग? इतने डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर साहब JP भगत जी जो यहाँ के चेयरमैन और फाउंडर हैं, वो तो इतने अच्छे हैं, इतने एजुकेटेड होके भी और इतना नेक काम कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, साक्षात वो भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता है, नेक फरिश्ता, जो इतना नेक काम कर रहे हैं। 3 आश्रम चला रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी है। और चौथा आश्रम गुड़गांव सोना रोड पे, उसमें GR8 एंड
ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर से उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू है। मैं तो जब से आया हूँ मैं तो घर को भूल चुका हूँ, तो सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे बस भगवान याद है या हमारे यहाँ के चेयरमैन, इन्हीं को याद करता हूँ कि जो यहाँ फैसिलिटी है किसी आश्रम में ऐसे फैसिलिटी। मैं आया था, मुझे 15 दिन हुए थे, तो वहाँ से अमेरिका के एसोसिएट पेपर है सबसे बड़ा, उनके रिपोर्टर आए थे मिस्टर डेविड। तो सर ने कहा आप एजुकेटेड? मैंने कहा हाँ जी ग्रेजुएट हूँ। तो कहने लगे आप इंटरव्यू देना। सबसे पहला वही इंटरव्यू हुआ था मेरा 11 अप्रैल 2024 को। मुझे आए हुए 15-20 दिन हुए थे यहाँ पर। तो उन्होंने जो पूछा था तो मैंने ऐसे जवाब दिए, कहने लगे आपके पास तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हैं। तो मैं तो जब से इस आश्रम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ ऐसे मुझे मालिक मिले हैं कि मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ कि भाई ये नहीं गई याद करता हूँ। मेरे तो आइडियल यही है, मैं तो आदर्श इनको मानता हूँ। और मैं यहाँ के हर तरह की यहाँ एक्टिविटीज़ भी करता रहता हूँ। मैं आपने देखा होगा गेट पे भी रहता हूँ मैं, और चाहे मैं बाबा हूँ, ये मैंने काम 20 साल किया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करने में। कोई नहीं होता तो मैं ही वहाँ पहले गार्ड उठ के गए थे, 15 दिन मैं गेट पे ही रहा। और मैं नाइट में भी रह लेता हूँ, तो कोई ऐसी यहाँ 7-8 मिनट नाइट में भी ड्यूटी करी है मैंने। जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसी दिन से नाइट भी करी। तो यहाँ तो मुझे घर जैसे ही लगता है। मैं कभी सोचता भी नहीं घर के बारे में कि क्या है, बस यही आश्रम है और मैं हूँ। जीना भी यहाँ और मुझे मरना भी यहाँ है, इसके सिवा कहीं जाना नहीं है मुझे। आपने बोला कि आप घर वालों को भूल चुके हैं। बिल्कुल भूल चुका जी, मुझे याद नहीं आती। क्या उन लोगों ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? कांटेक्ट शुरू में हुआ था, लेकिन फिर मैं तो सब देख लिया कि इनके आचार विचार नहीं मेरे से मिलते। मैंने जब से बिल्कुल छोड़ दिया, सब मतलब कि आजकल कोई किसी का नहीं है। लेकिन अपने घर वाले तो घर वाले ही होते हैं। नहीं वो बात ठीक है, होते हैं, लेकिन आज का समय वो चीज़ नहीं है। पहले थे प्यार मोहब्बत होता था लोगों में, तो बुलाते थे बाहर से। हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो पापा कहते थे भाई 8 दिन तुम अपनी मर्जी से रुके, 4 दिन हमारी मर्जी से रुकोगे, जब जाओगे। इतना मतलब सहनशीलता थी, इतना प्यार मोहब्बत था कि लोग एक दूसरे को अच्छी तरह गले लगाते और इतनी खातिर तवज्जो होती थी। मेहमान तो जैसे भगवान है। राज कपूर ने गाने में गाए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। लेकिन आजकल समय बदल गया, अब तो कोई सोचते हैं कि खाना ना बनाने पड़े, भाई नाश्ता कराओ, इनको टरका दो। औरतें ऐसे बोलती हैं घर की कि जाने दो, रिश्तेदार है तो कोई बात नहीं। ऐसा खाने रात को रुकने का वो नहीं है यहाँ। तो बहुत यहाँ समय खराब हो गया है। और आश्रम में सबसे अच्छा है ये जो आश्रम है। मैं तो कहता हूँ ऐसा आश्रम शायद कोई ऑल इंडिया लेवल पे एक आदमी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। जो वो मिस्टर डेविड जी आए थे उन्होंने यही कहा, मैं सब आश्रम में घूमा हूँ लेकिन यही जो आश्रम मुझे अच्छा लगा। गढ़ वाले आश्रम में भी गए थे, कह रहे यही आश्रम मैंने चुना है ऑल इंडिया में 1 नंबर पे। ये तो यहाँ दोबारा आए थे, यही बोल के गए थे सर। चलिए धन्यवाद, मुझे आज भी याद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन कृष्ण कुमार तोमर, जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आपको बता दूं कि ये सियोज हेल्थ केयर सेंटर में एक तरह से मैनेजमेंट संभालते हैं, तो इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ चुनौतियां इनके सामने आती हैं, कैसे ये चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैम मैं इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। मेरा नाम कैप्टन कृष्ण कुमार तोमर। मैंने इंडियन आर्मी में 33 इयर्स प्लस सर्विस की। वहाँ पे मैंने जो अनुभव लिया, वहाँ से जो मैंने सीखा, मैंने सोचा कि मैं कुछ बुज़ुर्गों की कुछ ऐसा सेवा करना चाहता हूँ, सोशल वर्क करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ एक सर्च किया, मुझे पता चला कि ऐसे एक आश्रम सियोज एक संस्था है। मैं सर के पास आया, मैंने बोला मैं सेल्स करके आपके पास में जुड़ना चाहता हूँ, मैं कैप्टन से रिटायरमेंट हुआ हूँ यहाँ। मेरे को अच्छी अच्छी जॉब भी मिले लेकिन मैंने नहीं ऑफर किए, मैं छोड़ी। मेरे बच्चों ने कहा मुझसे कि आप वहाँ इतना दूर जाते हो। मैं नोएडा सेक्टर 62 से यहाँ पे आता हूँ और नज़दीक में जॉब मिले थी मुझे नोएडा सेक्टर 62 में, लेकिन मैंने वो नहीं छोड़ दिया। नहीं, मैंने कहा था कि जैसे मैं अपने लास्ट इंटरव्यू में बोल के आया था, वहाँ मेरे जो HOD से मीटिंग हुआ, बोला क्या करोगे, तो मैंने कहा सर मैं सोशल वर्क करूँगा। तो मुझे ये वर्क मिला। मैं रिटायरमेंट हुआ 30 जून को और मैंने 30 जून को रिटायरमेंट होने के बाद ही मैंने ये यहाँ पर तुरंत ही विदिन वीक में इधर आ गया था। बहुत अच्छा सर आपने सोचा है। बुजुर्गों की सेवा से बड़ी क्या सेवा हो सकती है। आपने पहले देश सेवा की, उसके बाद अब आप बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं जानना चाहूंगी एज अ मैनेजमेंट की तरफ से आपको क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? मैम मैं जैसे देश सेवा एक अलग पार्ट था, समाज सेवा एक अलग पार्ट है। यहाँ पे मैंने आके देखा, जब मैंने देखा कि लोग जिनका कोई सहारा नहीं है उनको ये टीम उठा के लेके आती हैं, तो उनके मुझे बहुत तरह की दिक्कत आ रही है। हाँ, मेरे केयर गिवर से जो मेरी टीम है वो इस तरह से हालत में आते हैं। उनको जब देखता हूँ ना तो लगता है कि उनके पेरेंट्स जो बच्चों ने जैसे छोड़ा है, मैंने इनके लिए क्या क्या किया था, आज इनको सब छोड़ के चले गए।
तो चुनौतियाँ बहुत आती हैं हर फील्ड में, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट से, उनके खुद के ट्रीटमेंट से, कि किस किस हालत में पड़े हुए होते हैं। आपने टीम में लोगों का इंटरव्यू लिया, मैंने आपको दिखाया भी, देखा था आपने, तो अलग अलग कंडीशंस में मिलते हैं। तो हमारे केयर गिवर्स को बार-बार कुछ लोग जो ठीक हो जाते हैं वो उनको थ्रेटनिंग भी देते हैं, तुम मेरा ये नहीं कर रहे हो, तुम मेरा वो नहीं कर रहे हो, या मुझे अपनी समस्या बताते हैं वो। मैं जाता हूँ, अम्मा बाबा को समझाता हूँ, अपने केयर गिवर्स को समझाता हूँ, बताता हूँ कि आप ऐसा ना करें, आप इनकी तरफ देखें, ये इनका तो हालत ऐसे नहीं हुई है, किसी हालत में यहाँ पे आ गए। तो वो एक मैनेजमेंट दोनों का समझौता मिला के फिर मैं लेके चलता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो बुजुर्ग आते होंगे, एक तो पहले ही मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, तो फिर इन्हें इनके लिए हर चीजें बहुत सेंसिटिव हो जाती होंगी, तो बहुत समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता होगा। मुश्किल पड़ता है। अभी मैं यदि ये बताऊं, जब बार बार मैं किसी चीज़ को बोलता हूं, अपने स्टाफ को बोलता हूं, अम्मा बाबा से बोलता हूं, अम्मा बाबा को आज भी चिंता, यहाँ पे आने के बाद भी वही आ जाता है कि मेरे को मेरी वसीयत करना था, मेरे को उसको, आज मेरी तारीख थी, आज मुझे उसके यहाँ पे जाना था, आज मेरी पेंशन निकालने जाना था। तरह तरह की बातें हैं जो अम्मा बाबा मुझे बताते हैं। या अपने, मैं कहता हूँ अम्मा बाबा जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जो आपके सहारे आज नहीं आ रहे, जो आपके पास में यहाँ कोई है नहीं, क्यों उनके लिए आप कर रहे हो? मैंने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका यहाँ भगवान होता है ना। तो यहाँ सब देखने के लिए हम टीम है ना। अभी यहाँ पे ग्लोबल पेरेंट्स डे था, तो ये सब हमारे केयर गिवर्स भी थे, वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा रहे थे। हमने कहा हम आपका ग्लोबल पेरेंट्स डे यहीं मनाएंगे। मैंने कहा यही हमारे पेरेंट्स हैं, आज हम इनके बच्चे हैं, तो हमने उनके साथ सर्व किया और एक दूसरे को सहयोग करके चलाना पड़ता है। बहुत अच्छा कार्य सर आपकी टीम कर रही है। मैं जानना चाहूँगी कि आप लगभग कितने समय से यहाँ पर हैं? मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं, लगभग मुझे 1 महीने हो चुका है यहाँ पे आने के बाद, लेकिन 1 महीने में मैंने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है। मैं लगभग सभी अम्मा बाबा के तो नाम तो जान ही चुका हूँ, उनसे मिलता हूँ जाकर के। हाँ, क्या किसी की ऐसी कहानी होगी, मतलब आप सबके बारे में जानते होंगे, जो आपको अंदर तक छू गई होगी कि जी, मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जी, एक तो मैंने देखा था राजू बाबा का, शायद आपने इंटरव्यू लिया होगा। हाँ। जो आंख से बिल्कुल अंधे हैं, 6 साल से लगभग जा रहे हैं। जब उनकी कहानी को सुनता हूँ, एक है जो बहुत ही अच्छे एजुकेटेड हैं, अपना मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, फिर उनका नाम ओपन हो जाएगा। उनसे जब उनकी कहानी जानता हूँ, बच्चों के बारे में पूछता हूँ, तो उन्हें बहुत, मुझे दिल में रोना आता है मेरे अंदर से। आज मैं आपको बताता हूँ तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के उनको, उनकी बातें सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा पीढ़ी है, वो सब एक अलग दिशा में जा रही है। उनको एक सबक देने के लिए हम यहाँ बार बार कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, किसी को बुलाते रहते हैं कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। मैं चाहूंगी आप हमारे माध्यम से भी एक बार उन युवाओं को, उन बच्चों को कुछ संदेश दीजिए, ताकि उन लोगों को शायद थोड़ा समझ आए। आप आर्मी से रिटायर्ड भी हैं, तो आप बखूबी चीजों को समझते होंगे, तो आप उन्हें संदेश दें। मैं बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूँगा कि सभी से मैं प्रार्थना करूँगा, अपने माँ बाप की सेवा करें। आप जहाँ रहें, जैसे रहें, उनको अपने पास खुश रखें। उनके पास उनकी हर ज़रूरत को ना पूरा कर सके तो जितना हो सकता है उनको पूरा करें। उनको अपने से अलग होने ना दें। आप जैसे उनको अलग करते हैं, उनके दिल को बहुत छू जाती हैं चीज़ें, वो बहुत बेसहारा हो जाते हैं और मतलब एक तरह लाचार हो जाते हैं। तब मजबूर में होकर फिर उनको एक आश्रम का रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें, बिल्कुल ऐसा ना। यहाँ अभी मैंने कुछ लोगों से बात की थी, उन लोगों का इंटरव्यू तो नहीं लिया, शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे इंटरव्यू देने में। कुछ लोगों को तो उनके परिवार वालों ने छोड़ा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही कहते हैं कि हमारी फैमिली ऐसी थी कि हम नहीं रह पाए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है पिताओं और बच्चों के बीच में, या बच्चों और माताओं के बीच में, इसके लिए क्या कुछ करें? मैम, घर में झगड़े होते हैं, हर जगह पे बातें होती रहती, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा ना करें। आप मन में लेके घूमते रहते उन चीज़ों को, उनकी सुलह उस टाइम करें। उनको बताएं, माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से अच्छा करें, और बच्चे लास्ट में आके ऐसा कर देते तो फिर माँ बाप मजबूर हो जाते हैं उनको छोड़ने के लिए कि अब तुम खुश रहो, मैं चलता हूँ। वो कभी नहीं चाहते कि मेरे औलाद जैसे मैंने बच्चों को पाला है वो कभी दुखी रहें, परेशान रहें। नहीं, मैं कैसे रह सकता हूँ। मैंने यहाँ लोगों से आके जब पूछता हूँ, मिलता हूँ, मैं आज भी मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनकी बातें सुनता हूँ, याद आती है उनको देख के, मुझे कभी कभी रोना आ जाता है। तो मैंने ये जो अपना फील्ड चुना, ये गलत नहीं चुना है। ये पहले ही मन में सोचा था। मैं अपनी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ आया हूँ, मुझे बोला है कि आपको लेने की नहीं, मैं यहाँ पर लगभग मेरे को टाइम जो दिया था उससे पहले आ जाता हूँ, शाम को लेट तक जाता हूँ, कोई मुझे बहुत सुकून मिलता है, आराम से घर पर जाकर नींद आती है, फिर सुबह आ जाता हूँ। बहुत अच्छा काम सर आप कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे यहाँ पे आए, आपने यहाँ का सब प्रोग्राम देखा, और सभी से विनती करूँगा कि प्लीज़ एक बार अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये जो रिपोर्टिंग होती है उसमें केवल एक इंसान का काम नहीं होता जो कैमरे के आगे होता है। कैमरे के पीछे आपको कैमरामैन मिलेंगे, एडिटर्स जो वीडियो एडिट करते हैं, उसके साथ ही मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड और रिपोर्टर प्रतिभा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, जिसने लोगों को सामने से जाना, भले ही वो हमने कवर नहीं किया है, कुछ लोग नहीं चाहते कि कवर हो। तो प्रतिभा, कैसा तुम्हारा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा? रूबी, मैंने देखा कि मतलब बुढ़ापे में ना हर एक माँ बाप को उम्मीद होती है कि आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कल को यही हमारा भविष्य है। हर एक माँ बाप एक सपना देखता है कि जो मेरा भविष्य है वो यही बच्चे हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है, मेरा मानना यह है कि भले ही आप पैसे दो कम कमा लो, पर अपने माँ बाप को बुढ़ापे में मत जोड़ो। मतलब कितनी उम्मीद लगाई होगी इन माँ बापों ने। आज भी उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चे आएंगे, उनके बारे में पूछेंगे। आज भी वो ये नहीं कहते कि उसके साथ ये हो जाए, वो आज भी उनका भला ही सोचते हैं, सोचते हैं कि आगे वो बहुत कुछ अच्छा करें, भगवान उन्हें अभी तरक्की दे, उन पर कृपा बनाए रखे। तो ऐसा कौन कर सकता है? बिल्कुल, मैंने देखा कि मतलब उन्हें कितनी सहारे की जरूरत है। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे आए, मुझे ले जाए। और मैंने मतलब देखा है, और हमें सर ने भी बताया कि जितने भी वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के नहीं है। उनके बच्चे कहीं विदेशों में जॉब कर रहे हैं, किसी बिजनेसमैन हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बड़े पद पर हैं, और उनके माँ बाप इस तरीके से अगर रहे तो मतलब बड़ा ही देखने में दुख होता है कि भाई क्या उम्मीद से इन्होंने बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया, और आज वो बेसहारा हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जिंदगी में पैसे दो कम कमा लो, लेकिन अपने माँ बाप को बेसहारा मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी में एक बच्चे ही तो लास्ट सहारा होते हैं हमारे माँ बाप के। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वृद्धाश्रम खुले जरूर हैं, क्योंकि हमारे पास बुढ़ापे में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वृद्धाश्रम खुले हैं, चले जाते हैं, जो भी है जिंदगी वो वहीं कटेगी। लेकिन अपने बच्चों, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप को ऐसे बेसहारा मत छोड़ो। वृद्धाश्रम है ठीक है, लेकिन उनकी सेवा करो, लास्ट हमारे पास वही है ऑप्शन। और ये डॉक्यूमेंट्री कोई व्यूज के लिए नहीं बनाई गई है, आप इसे देखिए और मैं चाहूंगी कि आप समझिए इस वीडियो को। हम जानते हैं कि किन्नी टाइम्स का जो ऑडियंस बेस्ड है वो लगभग यूथ है, तो किन्नी टाइम्स की अपील है कि आप लोग ये वीडियो देखिए, समझिए और अपनी माता पिता की और रिस्पेक्ट करिए। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तब से मुझे और फील हो रहा है कि मम्मी पापा कितना कुछ करते हैं हमारे लिए और हम लोग कैसे हैं पता नहीं। सही बात है, माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं। मेरे भी माँ बाप मुझसे, मेरे भाइयों से कुछ उम्मीद किए होंगे, तो मतलब सबका यही रहता है कि भाई हमारे बच्चे हैं और बुढ़ापे में हमारा यही सहारा बनेंगे। रूबी, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। देखिए, कहा जाता है कि बुजुर्गों की दुआओं में वो असर होता है जो हमें हर मुश्किल को आसान कर देता है। और अगर अब बच्चे इस तरह से माता पिता को छोड़ रहे हैं, जो मेरे को आज सीओज में आकर दिखाई दिया, तो ये काफी गलत है। क्योंकि माता पिता का देखिए सपना होता है अपने बच्चों को लेकर, वो हमेशा सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उनके लिए ये करेंगे। अभी मैंने लोगों से बात की, अब भी लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, हमारे लिए, हम उनके लिए वसीयत लिखना था वो रह गया है। तो सुनकर बहुत बुरा लगता है। मैं चाहूंगी कि आप इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखें और समझें कि क्या चाहते हैं उनके माता पिता। देखिए, किसी के माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, तो अगर थोड़ी बहुत भी अनबन होती है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो उन्हें समझिए, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करिए, क्योंकि माता पिता को भगवान का रूप कहा जाता है और वो हमारे लिए भगवान ही है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में उन्हें इस तरह छोड़िए मत। देखिए, सिर्फ उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है कि आप उनके लिए काम करिए, उन्हें थोड़ा सा सम्मान और प्यार भी देंगे तो चल जाएगा। इसी दरख्वास्त के साथ मैं रिपोर्टर रूबी सिंह चौहान इस डॉक्यूमेंट्री को यहीं खत्म करती हूँ। आप इसे देखिए, आपको पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए और इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आगे भी कोई डॉक्यूमेंट्री कवर करें। थैंक यू।